दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी यानी भूगोल से संबंधित प्रश्नों को। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है उसमें भूगोल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं। और जो हमारा भूगोल का सिलेबस है वो यूनिट 5 में भारतीय इतिहास एवं भूगोल को एक साथ समाहित किया गया है। और उसमें भूगोल का जो सिलेबस है उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल है और भारत का सामान्य भूगोल की बात कही गई है। अभी तक हमने जितने प्रश्नों को देखा है कि भूगोल में बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते हैं। जब भी पूछे जाते हैं तो एकदम फैक्ट पूछे जाते हैं कि अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको रटना ज्यादा है, याद ज्यादा करना है। ठीक है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जहां तक भूगोल के प्रश्नों का सवाल है। ठीक है, साथ ही दोस्तों अभी तक हम लोगों ने भारतीय संविधान के कुछ वीडियो पढ़े हैं, अर्थव्यवस्था के पढ़ लिए हैं, भारतीय इतिहास के भी पढ़ लिए हैं, मानव एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न भी पढ़ लिए हैं, कुछ फैक्ट भी पढ़ लिए हैं। साथ ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में भी पढ़ लिए हैं। एक हिस्सा बचता है जो आपका सबसे महत्वपूर्ण, वो है कौन सा है? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो हाँ, जल्द ही हम उसके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे। और मैं सोचता हूँ कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को ऐसे पढ़ा जाए कि फिर उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप अधीर न होइए, बने रहिए और जल्द ही आपके पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। थोड़ा संविधान में जो बचा है उसको भी जल्द ही उसको पूरा करेंगे। ठीक है, साथ ही पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें बची हैं, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, आपकी परीक्षा के लिहाज से जितना बचा है उसको बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे। ठीक है ना, साथ ही कुछ चीजें सूचना संचार प्रौद्योगिकी की भी बाकी है, उसको भी हम कवर करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है करेंट अफेयर्स का। तो करेंट अफेयर्स के लिए अभी करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है और आपको बहुत एकदम इंटैक्ट करेंट अफेयर्स देंगे। ठीक है, और प्रयास रहेगा कि एक भी प्रश्न उससे बाहर न जाए। ठीक है, उसी के आसपास ही प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं कि जहां से अभी तक पूछने की प्रणाली रही है, सिस्टम रहा है, जहां से अभी तक आयोग ने प्रश्न बनाया है। ठीक है ना, तो आप बने रहिए, ज्यादा अधीर न होइए। इसकी जीएस की चीजें सब कवर हो जाएंगी। आप विषय पे फोकस रहिए और विषय को पढ़ते रहिए। घंटे 2 घंटे आप जीएस पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जहां तक मैराथन की बात है, देखिए मैराथन जो आएगी वो फरवरी के महीने में आएगी। तब तक आप इधर एक बार कवर कर लेंगे सब चीजें, और जब मैराथन आएगी तो वो आपका दोहराव हो जाएगा और उसके बाद आप सीधे परीक्षा के लिए कूच कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले दोस्तों इस वीडियो को अपने हृदय प्रिय मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंतजार न करना पड़े। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न हमारा है वह है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए दर्रे हैं और दर्रों का सुमेल करना है आपको। तो बताइए, देखिए लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है। नाथुला कहाँ है? देखिए नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। आपको पता है कि भारत चीन व्यापार में इस दर्रे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। और पाल घाट दर्रा कहाँ है? तो पाल घाट दर्रा केरल में स्थित है। ठीक है ना, तो सारे दर्रे हो गए। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में अगर लिपुलेख दर्रा है तो क्या कोई और दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है? इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहां से जो उत्तराखंड के दर्रों में पूछा जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण एक लिपुलेख हो गया, दूसरा हो गया माना दर्रा। क्या है? माना दर्रा है। तीसरा हो गया नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा। तो लिपुलेख, माना और नीति, ये 3 दर्रे जो हैं। और एक दर्रा और लिख सकते हैं, थागला या मुलिंगला कहते हैं इसे। तो इसे एक थागला दर्रा के नाम से इसे लिख लीजिए, थागला दर्रा, थागला दर्रा। और ठीक है, इतना बहुत है। देखिए लिपुलेख, माना दर्रा और नीति दर्रा। देखिए हर परीक्षा में माना और नीति दर्रा को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद नंबर आता है लिपुलेख दर्रा का। तो ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में स्थित है और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं। देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम में है, तो क्या सिक्किम में कोई और दर्रा है? तो यहाँ से सिक्किम में एक और दर्रा है, वो कौन सा है? वह है जेलेपला। नाथुला और जेलेपला जो दो दर्रे हैं, यह सिक्किम में स्थित है। और इनके बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नाथुला और जेलेपला दर्रा वह सिक्किम में स्थित है। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट है, यह दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। एक दर्रा और सिक्किम में है, उसे कहते हैं डोंकिया दर्रा। क्या कहते हैं? डोंकिया दर्रा कहते हैं, डोंकिया दर्रा। ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। डोंकिया दर्रा सिक्किम में स्थित है और यहाँ जो है भारत की एक बड़ी झील स्थित है, सर्वोच्च ऊंचाई वाली झील कह सकते हैं, चोलामू झील।
कौन स्थित है? भारत की एक झील यहाँ स्थित है, उसे कहते हैं चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ स्थित है? यह सिक्किम में डोंकिया दर्रे के पास स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो लिपुलेख, माना और नीति और थागला ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। नाथुला, जेलेपला और डोंकिया दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। डोंकिया दर्रा के पास ही भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली जो झील है चोलामू झील स्थित है, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। और एक चीज और है, एक दर्रा और हिमाचल प्रदेश में है जो बहुत पूछा जाता है, आपके सामने भी आया होगा, वह दर्रा है सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा भी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। तो रोहतांग और सिपकीला कहाँ हो गए? हिमाचल प्रदेश में हो गए, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा कहाँ हो गए? यह हिमाचल प्रदेश में हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं पालघाट। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है ना। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो इस बात को याद रखिएगा, पालघाट केरल में स्थित है। और यह जो है, यहाँ एक सेनगोट्टा गैप भी है, केरल में एक सेनगोट्टा गैप भी है, ठीक है। सेनकोट्टा गैप भी है केरल में, ठीक है। सेनकोट्टा गैप है। और यह जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है पालघाट दर्रा, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? इसे सेनकोट्टा गैप भी कहते हैं। और ये जो दर्रा है, पालघाट दर्रा है, यह केरल में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? केरल में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है, पहाड़ी के मध्य स्थित है कौन सा? पालघाट दर्रा, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम आने वाले दर्रे हैं वो आपके एक ही प्रश्न में कवर हो गए। अब या तो मैं चाहता तो इसमें 15 प्रश्न बनाता, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। उतने प्रश्नों को आपको बार बार देखना पड़ता, हमको उतनी वीडियो बनानी पड़ती है और आप बार बार उतनी वीडियो सर्च करते, ठीक है। तो देखिए, मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम दर्रे आपको इसी में बता दिए हैं एक ही प्रश्न में। लिपुलेख, माना, नीति और थांगला दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च अवस्थिति में स्थित चोलामू झील डोंकिया दर्रे के पास स्थित है और ये डोंकिया दर्रा सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। देखिए, रोहतांग और सिपकीला ये दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, इन्हें भी जानिएगा। साथ ही पालघाट दर्रा केरल में स्थित है जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, नंदा देवी चोटी स्थित है। आपको बताना है कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है असम हिमालय का भाग है, ऑप्शन बी है गढ़वाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय का भाग है और ऑप्शन डी है पंजाब हिमालय का भाग। तो बताइए, नंदा देवी चोटी जो है किस हिमालय का भाग है? बताइए। अब देखिए, नंदा देवी चोटी जो है वह है, मैं बताता हूं, वह है गढ़वाल हिमालय का भाग, ठीक है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? यह है गढ़वाल हिमालय का भाग, ठीक है। अब देखिए, आप कैसे जानेंगे गढ़वाल हिमालय कौन सा है, असम हिमालय कौन सा है? आप तो एक हिमालय जानते हैं, तो ये गढ़वाल हिमालय कहाँ से पैदा हो गया? तो देखिए, एक मतलब एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है, देखिए, सिडनी बुरार्ड। क्या नाम है? सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड महोदय ने हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर विभाजित किया, ठीक है ना। अब नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को जो विभाजन किया सिडनी बुरार्ड ने, उस आधार पे भी जो यहाँ पे हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, यह पूछा जाता है किन घाटियों को कौन सा नाम इन्होंने दिया, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो इसमें नदी घाटियों के आधार पर जो विभाजन हुआ, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन किससे हिस्से उन्होंने बनाए, ठीक है ना। कौन कौन से हिस्से नदियों के विभाजन, नदी घाटियों के आधार पे कौन कौन से हिस्से विभाजित किए, पहले उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, उन्होंने 4 भागों में हिमालय को बांटा। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से भाग। पहला भाग जो उन्होंने बांटा सिडनी बुरार्ड महोदय ने, उसे उन्होंने नाम दिया कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्या नाम दिया? कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है। कश्मीर या पंजाब हिमालय। यह जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच जो क्षेत्र स्थित है, किसके बीच में? सिंधु और सतलज। किसके बीच में है? सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित क्षेत्र को उन्होंने पंजाब हिमालय का नाम दिया। इस बात को याद रखिएगा, सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का नाम, ठीक है ना। अब दूसरा जो उन्होंने भाग किया वो कौन सा किया? दूसरा भाग उन्होंने किया कुमायूं हिमालय का, ठीक है। दूसरा भाग उन्होंने किसका किया?
कुमायूं हिमालय या कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और कुमायूं या गढ़वाल हिमालय ये जो है ये किन नदियों के बीच है? सतलज और काली नदियों के बीच। किसमें? सतलज देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा था, ठीक है, उसे उन्होंने क्या नाम दिया? हिमालय है ये। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा था उन्होंने उसे कुमायूं हिमालय का नाम दिया। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना, किन किन नदियों के बीच कौन सा हिमालय स्थित है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर। जो तीसरा हिमालय का उन्होंने विभाजन किया वो तीसरा क्या था? तीसरा जो था वह था नेपाल हिमालय। कौन सा था? नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय में देखिए एक चीज और मैं बताता चलूं, थोड़ा सा और रुकिएगा। देखिए कश्मीर और पंजाब हिमालय, इसमें देखिए जो मुख्य चीजें स्थित हैं, जो जास्कर व पीर पंजाल श्रेणियां हैं वह कश्मीर या पंजाब हिमालय में, हिमालय की जो जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है, यह जो है मैं जो बता दूंगा यह आपके लिए और उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। अगर शार्ट कर दूंगा तो थोड़ा सा आपको कम जानकारी हो पाएगी, अगर मैं इसे जोड़ दूंगा तो यह आपके लिए और उपयोगी हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं इसे जोड़ देता हूं। देखिए कश्मीर और पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। यहाँ जो महत्वपूर्ण हिमालय की श्रेणियां हैं वह जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियां यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। एक बात हो गई, ठीक। यह कश्मीर हिमालय में। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। यह सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। खासकर यह उत्तराखंड में विस्तृत है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो प्रमुख शिखर हैं, किसके? हिमालय के जो इसमें प्रमुख शिखर हैं वो कौन कौन से हैं? वो है नंदा देवी है, फिर है कामेत है, बद्रीनाथ चर्चित जगह है, आप जानते हैं। केदारनाथ है, बद्रीनाथ के बाद कौन सा है? केदारनाथ है। और उसके बाद त्रिशूल चोटी भी किस हिमालय में स्थित है? यह जो है स्थित है कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय में, ठीक है। हुई बात। अब देखिए कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। इसमें दो महत्वपूर्ण श्रेणियां हिमालय की हैं, एक जास्कर एक पीर पंजाल है, ठीक है। दूसरा आ जाता है कुमायूं हिमालय, इसे गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। यह सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। इसके जो प्रमुख शिखर हैं वह है नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल, ठीक है ना। त्रिशूल, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा जो हिमालय का मुख्य हिस्सा है उसकी तरफ आते हैं। देखिए यहाँ स्पेस है, यहाँ लिख देता हूं। जो तीसरा भाग सिडनी बुरान महोदय ने किया वो क्या किया? वह है तीसरा भाग है नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय है। अब नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो देखिए काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। इस बात को याद रखिएगा, काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए जो नेपाल हिमालय है इसमें कौन कौन से प्रमुख शिखर हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। नेपाल हिमालय में प्रमुख शिखर कौन से हैं इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो नेपाल हिमालय में जो प्रमुख शिखर हैं वो कौन कौन से हैं इसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल हिमालय में, ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है यह जो है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा श्रेणी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा श्रेणी कहाँ स्थित है? यह भी नेपाल हिमालय में स्थित है, ठीक है ना। कंचनजंगा श्रेणी। मकालू पर्वत, नाम सुना होगा आपने, मकालू पर्वत भी नेपाल हिमालय श्रेणी में स्थित है, ठीक है। तो क्या है? जो नेपाल का हिमालय है आप इसे कह सकते हैं कि नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा व विस्तृत भाग है, ठीक है। नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा व विस्तृत भाग है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? अब नेपाल हिमालय किनके बीच में है? काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। और इसके जो प्रमुख शिखर हैं कौन कौन से हैं? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में है और कंचनजंगा और मकालू चोटियां भी नेपाल हिमालय में स्थित है। आप एक लाइन में कह सकते हैं कि हिमालय का सबसे ऊंचा व विस्तृत भाग कौन सा है? वह है नेपाल हिमालय, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथे और आखिरी हिमालय के हिस्से की तरफ। और चौथा जो हिस्सा है वो कौन सा है? देखिए चौथा हिस्सा है, यही देखिए छोटा छोटा लिख देता हूं। चौथा हिस्सा है जो वह है, चौथा हिस्सा का क्या है? यह है असम हिमालय का। किसका है? असम हिमालय,
ठीक है। असम हिमालय यह हिमालय का चौथा भाग है नदी घाटियों के आधार पे, और यह जो है तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच में, किसके, तीस्ता तीस्ता तथा दिहांग नदी, ठीक है, तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच में क्या स्थित है, यह असम हिमालय है। और दिहांग को सांगपो या ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। दिहांग को किस नाम से जानते हैं, सांगपो या ब्रह्मपुत्र को, या ब्रह्मपुत्र को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो उसे दिहांग और सांगपो के नाम से जानते हैं। तो जो असम हिमालय का हिस्सा है वह तीस्ता तथा दिहांग नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम क्या मिल गए आपको, सांगपो और दिहांग। और यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि सांगपो और दिहांग किस नदी के नाम है, तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम है। आइए, असम हिमालय किसके बीच है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में असम हिमालय स्थित है, ठीक है ना। और जो असम हिमालय का हिस्सा है, यहाँ क्या है, असम हिमालय जो है यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, भूटान और सिक्किम में फैला है, ठीक है ना, असम हिमालय। और इधर क्या होता है कि इधर धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कम होने लगती है। जो असम हिमालय का जो प्रमुख शिखर है, इसे असम हिमालय का प्रमुख शिखर आप इसे कह सकते हैं, प्रमुख शिखर क्या है, नामचा बरवा का नाम सुना होगा आपने। नामचा बरवा जो है यह असम हिमालय का प्रमुख शिखर है, ठीक है ना। तो यह जो है, यह क्षेत्र किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो असम हिमालय का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा भूस्खलन, जो असम हिमालय, चूंकि हमने आपको बताया कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश, भूटान और सिक्किम की तरफ फैला है, तो यह क्षेत्र सबसे ज्यादा भूस्खलन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, भूस्खलन के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा मानसून की भारी वर्षा के लिए भी यह प्रसिद्ध है। कौन सा, असम हिमालय, ठीक है ना। तो देखिए, जो हिमालय के हिस्से थे, अब आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। देखिए, कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है, ठीक है। अब तेजी से दोहरा लेते हैं। देखिए, कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियां, ठीक है। दूसरा है कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय या सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। इसके प्रमुख शिखर है नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है नेपाल हिमालय, यह काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। इसके प्रमुख शिखर है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ठीक है। और यह हिमालय का सबसे ऊंचा व विस्तृत भाग है, नेपाल वाला, ठीक है ना। चौथा देख लेते हैं। चौथा जो है असम हिमालय है। असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग, इसे दिहांग और सांगपो ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है, और ब्रह्मपुत्र को दिहांग और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, और इसके प्रमुख शिखर है नामचा बरवा, ठीक है। और यह क्षेत्र भारी भूस्खलन और भारी मानसून की भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और देखिए, जो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है ना, कुमायूं हिमालय जो है, आप इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि जो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है, यह अपने प्राकृतिक सुंदरता, कुमायूं हिमालय अपने प्राकृतिक सुंदरता व धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। तो यह अपने प्राकृतिक सुंदरता व धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आज का प्रश्न। आपको पता चल गया कि नंदा देवी चोटी किसमें है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अनाईमुडी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अनाईमुडी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है, अनाईमुडी चोटी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है, यह जो है केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कौन, अनाईमुडी श्रेणी, ठीक है। अनाईमुडी श्रेणी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है ना। और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए, आप देखेंगे कि सतपुड़ा पहाड़ियां, आप मैप में देखेंगे तो सतपुड़ा पहाड़ियां ये बीच से नर्मदा और ताप्ती जाती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ऐसे जाती है, और सतपुड़ा पहाड़ियां यहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो सतपुड़ा पहाड़ियां जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। मैंने कहा था कि जियोग्राफी में फैक्ट ज्यादा है, उन्हें रटना बहुत है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपको बताना है कि इसमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। इसमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यह आपको बताना है। तो देखिए, अरावली श्रेणी जो है, हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा में अरावली जो श्रेणी है वह भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। और यह जो है गुजरात के, कहां से, गुजरात के पालनपुर से लेकर के
और राजस्थान और हरियाणा होते हुए, राजस्थान व हरियाणा होते हुए, राजस्थान व हरियाणा से होकर कहाँ तक गई है, दिल्ली तक गई है। ठीक है, दिल्ली तक गई है कौन, अरावली श्रेणी। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो अरावली श्रेणी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अरावली श्रेणी की जो लंबाई है कितनी है, 800 किलोमीटर है। ठीक है ना, अब देखिए इसका निर्माण, ये सबसे प्राचीन है, तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो अरावली श्रेणी का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली श्रेणी का निर्माण हुआ था। और ये प्री कैम्ब्रियन काल कब है, आज से, यह जो है कब है, आज से, प्री कैम्ब्रियन काल कब है, आज से 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। कब से, आज से, मतलब आज से लेकर के 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है क्या, ये अरावली श्रेणी। ठीक है ना, तो अरावली श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान व हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है और प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी को याद करते हैं, सर्वोच्च चोटी इसकी है गुरु शिखर। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अब देखिए गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। ठीक है ना, कितनी है, 1722 मीटर, और यह राजस्थान में स्थित है। एक चीज और जानिए कि जो अरावली पर्वतमाला है इसी के ऊपर आबू पर्वत स्थित है। कहाँ स्थित है, आबू पर्वत कहाँ स्थित है, यह है राजस्थान में। ठीक है ना, आबू पर्वत अरावली पर्वतमाला की एक चोटी है और यह जो है कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। ठीक है ना, तो अगर कभी पूछा जाए कि आबू पर्वत किस पर स्थित है, तो अरावली पर्वतमाला की एक चोटी है आबू पर्वत। ठीक है ना, और यहाँ जो है एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। क्या स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है ना, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है, आबू पर्वत पर स्थित है। और यह आबू पर्वत की जो ऊंचाई है ये कितनी है, यह है 1220 मीटर। कितनी है, 1220 मीटर आबू पर्वत की ऊंचाई है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो देखिए आबू पर्वत जो है कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है और आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। आबू पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 1220 मीटर। ठीक है ना, और यह जो है अरावली पर्वत में ही स्थित है आबू पर्वत। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये गलत लिखा है, ये अमरावती लिख दिया गया है, ये अमरावती नहीं है, ये क्या है, अरावली है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, अरावली पर्वत है। ठीक है ना, ये अरावली पर्वत है, इसे डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अरावली के बारे में हमने बताया, सबसे प्राचीन श्रृंखला यही प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत का उदय हुआ था और यह जो है 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। देखिए प्रश्न पढ़ते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि है कि नहीं है। कभी कभी जल्दबाजी में हम प्रश्न पढ़ जाते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, आपको इसके बारे में बताना है। अब वह राज्य कौन कौन से हैं, पहले इसकी चर्चा करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला राज्य है नागालैंड, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों में आपको बताना है कि पटकाई पहाड़ियां, इनका नाम तो सुना है ना आपने, पटकाई पहाड़ियां किससे संलग्न नहीं है, इनके संबंध में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और यह आपकी परीक्षा में पूछे जाने की इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। मैं इसको अभी से इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो पटकाई पहाड़ियां किस राज्य से संलग्न नहीं है या किस राज्य में स्थित नहीं। तो देखिए जो पटकाई पहाड़ियां हैं वह मुख्य रूप से असम में है। पटकाई पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, असम में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर, असम, मणिपुर, मेघालय, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। जो पटकाई पहाड़ियां हैं कहाँ है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पटकाई पहाड़ियां स्थित है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो कौन सा राज्य बच गया जहां स्थित नहीं है, तो वह है त्रिपुरा। ठीक है, तो पटकाई पहाड़ियां त्रिपुरा में स्थित नहीं है बल्कि असम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है और नागालैंड में है। ठीक है, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा,
इसका सिर्फ एक इलाज है कि इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे आप रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड पटकाई पहाड़ियों से संलग्न राज्य है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए लघु हिमालय कहाँ स्थित है, ठीक है। लघु हिमालय आपको बताना है कि लघु हिमालय कहाँ स्थित है, किसके बीच में, किसके मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन ए में ट्रांस हिमालय और महान हिमालय है, ऑप्शन बी में शिवालिक और महान हिमालय है, ऑप्शन सी में ट्रांस हिमालय और शिवालिक है, और ऑप्शन डी में शिवालिक और बाह्य हिमालय है। आपको बताना है कि लघु हिमालय किन दो हिमालय के बीच में स्थित है। तो देखिए हिमालय का जो विभाजन किया गया है आप जानते हैं, सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। सबसे ऊपर है कौन सा, ट्रांस हिमालय स्थित है। उसके बाद कौन सा हिमालय है, उसके बाद है महान हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय आता है, और इस महान हिमालय के बाद क्या आता है, लघु हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है, ठीक है। और लघु हिमालय के बाद जो आता है वह आता है शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार जो हिमालय का विभाजन है वो क्या है, ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। अब देखिए कौन कौन सी चोटियां ट्रांस हिमालय में आती हैं, कौन कौन सी महान हिमालय में, कौन कौन सी लघु हिमालय में और कौन कौन सी शिवालिक में आती हैं, इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम इसकी चर्चा अगली वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न को लेकर करेंगे, जहां इंडिविजुअली इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी जानिए कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का जो विभाजन है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा है, लघु हिमालय। लघु हिमालय किन हिमालयों के मध्य स्थित है, तो लघु हिमालय ये है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय किन दो हिमालयों के बीच में स्थित है, तो एक है महान हिमालय और दूसरा है शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, तो वह है लघु हिमालय, ठीक है ना। क्या है, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, तो लघु हिमालय। अब ऑप्शन देखते हैं। देखिए शिवालिक और महान हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, लघु हिमालय स्थित है। तो यह बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए आज के 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है कथन कारण का है। देखिए निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो कथन देखते हैं। कथन यह है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। क्या है कथन, कथन एक है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। तो बिल्कुल सही है, हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वह जो है सतत वाहिनी नदियां होती हैं, ठीक है उसमें। दूसरा है, कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो हिमालय क्या करता है, सही बात है कि अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन क्या कथन जो दिया है उसका विस्तार है कारण, क्या हिमालय पर होने वाली जो अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो होने वाली वर्षा है उसकी वजह से हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, नहीं ना। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो हिमालय पर होने वाली वर्षा पर निर्भर नहीं है। किस पे निर्भर है, ग्लेशियरों पर निर्भर है। बड़े बड़े ग्लेशियर जो हिमालय में स्थित हैं जिनके पिघलने से नदियां सतत वाहिनी हुई है, न कि हिमालय पे होने वाली मानसूनी वर्षा से, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होगा कि कथन सही है, कारण भी सही है, क्योंकि हिमालय पर उसकी जो वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है ना। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। लेकिन क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ये इसकी हिमालय पे होने वाली मानसूनी वर्षा पे डिपेंड नहीं है। वो ग्लेशियरों से निकलती हैं, बड़े बड़े ग्लेशियरों के पिघलने से वो नदियां सतत वाहिनी है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है, कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, ठीक है। ओ सॉरी, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, कथन कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का नवा प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सबसे नई चट्टान है। तो अगर सबसे नई चट्टान आप जानेंगे तो उसमें आप पुरानी चट्टानों के बारे में भी जान जाएंगे, कौन सी पुरानी चट्टानें हैं। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो चट्टानें हैं उनमें से सबसे नई चट्टान कौन सी है। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं जो कभी भी किसी भी परीक्षा में अगर चट्टानों के बारे में पूछेगा, आज के बाद आप यहां से कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चट्टानों का प्रश्न जहां भी आएगा आप चट्टान की तरह उसके सामने डटे रहेंगे, और आज के बाद यह प्रश्न कभी गलत नहीं होगा कि इसमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो मैं प्राचीनतम से नवीनतम की तरफ, सॉरी दोस्तों गले में थोड़ी सी खराश है इसलिए आवाज जो है बहुत अप डाउन होके आ रही है, ठीक है ना। कभी कभी बीच बीच में खांसी आ जा रही है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करिएगा। देखिए अब कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, मैंने कहा ना मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं। किसी भी परीक्षा में जब भी चट्टान प्रणाली से प्रश्न पूछा जाएगा, आज के बाद आपका कभी गलत नहीं होगा। आप लिख लीजिए, इसे नोट करिए, ठीक है ना। नोट करिए, आधार, आधार, एक एक शब्द नोट करिए। आधार,
आधार कुवी, ऐसे याद करिएगा, आधार कुवी गोंड, या इसे गोंद कह सकते हैं। ठीक है, आधार कुवी गोंद। अब देखिए इसकी व्याख्या मैं करता हूं कैसे होता है, आप इसे ऐसे याद रख लीजिएगा, बहुत काम करेगा। देखिए आधार का मैं आ ले लेते हैं तो आर्कियन हो जाएगा। ठीक है, आर्कियन चट्टाने हो गई। फिर आ गए, ये है धार का मतलब हो गया धारवाड़। ठीक है, आर्कियन हो गई, धारवाड़ हो गई। कु का मतलब हो गया कुडप्पा की चट्टाने। ठीक है ना, कु का मतलब कुडप्पा की चट्टाने। वी का मतलब हो गया विंध्यन की चट्टाने। किसकी हो गई? विंध्यन, विंध्यन की चट्टाने। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है गो और द। गो का मतलब है गोंडवाना, गोंडवाना, और द का मतलब है दक्कन। द का मतलब क्या है? दक्कन। ठीक है, अब देखिए कुल इतनी ही चट्टानें भारत में है। ठीक है, इतने ही प्रकार हैं इनके, जो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आधार कुवी गोंद, अब इसे याद करिए, आर्कियन, धारवाड़, आ से आर्कियन है, धा से धारवाड़ है। ठीक है, धार से धारवाड़ है, कु से कुडप्पा है, वी से विंध्यन है, और गो से गोंडवाना है, और द से दक्कन है। ये जो चट्टाने हैं यह प्राचीनता से लेकर के नवीनता की तरफ लिखी गई है। कहां से? प्राचीनता से, प्राचीनता से नवीनता की ओर, नवीनता की ओर। ठीक है, कैसे लिखी गई हैं? यह प्राचीनता से नवीनता की ओर लिखी गई हैं, इस डायरेक्शन में। तो सबसे प्राचीन कौन सा है? आर्कियन। उससे नया कौन सा है? धारवाड़ है। उससे नया कुडप्पा है। उससे नया विंध्यन है। उससे नया गोंडवाना है, और उससे नया दक्कन है। तो आप इस सीरियल को याद रखिएगा, गारंटी है किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप चंद सेकंडों में इसे मार करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर नोट करने में भी आपको आलस आ रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इस पीडीएफ को पूरी डाउनलोड कर सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, इसी पीडीएफ को। चलिए आज का 10वां प्रश्न देखते हैं। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कहां स्थित है? आपको बताना है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कहां स्थित है। तो ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है बड़ा निकोबार, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, और ऑप्शन डी है मद्रास। तो आपको बताना है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, वो कहां स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? पहले ये जानिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है ना, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है ना, और यह स्थित कहाँ है? यह आपको बताना है कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यह कहाँ स्थित है? तो यह बड़ा निकोबार में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार, इसे ग्रेट, ग्रेट निकोबार भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मानक समय की यामी-उत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामी-उत्तर नहीं गुजरती है। देखिए भारत में जो स्टैंडर्ड टाइम की रेखा है वो कहां से नहीं गुजरती है, आपको ये बताना है किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए मुख्य रूप से यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना, देखिए कर्क, मकर और विषुवत रेखा के बाद ये क्या है? यह है मानक समय की यामी-उत्तर रेखा है, और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना, इसे कर्क मकर न समझिएगा, यह 5 राज्यों से गुजरती है भारत की जो यामी-उत्तर रेखा। ये राज्य कौन कौन से हैं अभी बता देता हूं, इसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। ये 5 राज्य हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौन सा है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। भारत की जो मानक समय की यामी-उत्तर रेखा है वो कहां से गुजरती है? वह 5 राज्यों से गुजरती है। इसे जान लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय की यामी-उत्तर रेखा गुजरती है। तो कहां से नहीं गुजरती है? अब बताइए कहां से नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, इन 5 राज्यों को लिख लीजिएगा। यह प्रश्न कहीं भी पूछा जाएगा तो यही 5 राज्य ही उसमें है। 5 राज्यों के अलावा कोई छठा राज्य है तो वहां से भारतीय मानक समय की यामी-उत्तर रेखा नहीं गुजरती। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का जो है 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य
कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो जैसे ही आप मैप देखेंगे तो मणिपुर राज्य भारत में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। मणिपुर राज्य भारत में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। चलिए आज का 13वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको पता है वह सूत्र कि मित्र पर गमछा झार, क्या है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मित्र से मिजोरम त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम त्रिपुरा, और क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, और ये है गुजरात हो गया। गुजरात के बाद क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो ये क्या है, यही तो उसका सूत्र है कि कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है। बताइए, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसकी बात करते हैं। तो वह 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो वह है गुजरात, कौन सा है, गुजरात है, फिर राजस्थान है, गुजरात राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश है, फिर है छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर क्या है, पश्चिम बंगाल है, क्या है, पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार कुल कितने राज्य हैं भारत की कर्क रेखा जहां से गुजरती है, तो कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। अब मिला लीजिए, इसमें से कौन सा राज्य है जहां से भारत की कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जब उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है तो कुल कितने, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4 ऑप्शन सही होगा। मतलब गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से भारत के बारे में सही है, आपको बताना है। देखिए, इसका ऑप्शन ए सही था, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। 14वें प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही नहीं है। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन भारत के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। सही है कि गलत है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है, ठीक है ना। साथ ही यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तो यह सही है। तो हाँ, यह सही है कि भारत का जो स्थल मंडल है वह कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है स्थित, ठीक है ना। अब आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन में, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो बिल्कुल नहीं, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है, ठीक है ना। अब जब हम अक्षांश देशांतर पढ़ाएंगे तब इस पे चर्चा करेंगे। आप अभी इतना जानिए कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है। और चौथा जो ऑप्शन है वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का जो उपयोग है वह भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो उपयोग है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए, ठीक है ना। तो यह दोनों ऑप्शन सही है, 2 और 4, ठीक है। तो किसमें स्थित है, देखिए 2 और 4 यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब देखिए, भारत जो है 7वां सबसे बड़ा, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये 5वां नहीं है, कौन सा है, 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो 7वां बड़ा देश है। बाकी इसके जो बड़े 6 देश हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन से 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। तो उन 6 देशों के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें डी ऑप्शन सही है, 2 और 4। अगला देखते हैं, 15वां प्रश्न है, बैरन द्वीप कहां स्थित है। आपको बताना है कि बैरन द्वीप कहां अवस्थित है। ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है अरब सागर में। ऑप्शन देखिए, बैरन द्वीप कहां स्थित है, तो ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है अरब सागर में, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर में और ऑप्शन डी है चीन सागर में। तो बताइए कि बैरन द्वीप कहां स्थित है, ठीक है। बैरन द्वीप कहां स्थित है, बताइए। तो बैरन द्वीप जो है कहां स्थित है, यह है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। बैरन द्वीप कहां स्थित है, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और ये बैरन द्वीप है क्या, यह भारत का बैरन द्वीप क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इस बात को याद रखिएगा। बैरन द्वीप क्या है, बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर, पोर्ट ब्लेयर से जो है, यह पोर्ट
पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है बैरन द्वीप, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। चलिए, अब ये हो गया बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, आपको बताना है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है उत्तरी सागर तट और ऑप्शन डी है कोंकण तट। तो बताइए कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के जो तट का नाम है उसे क्या कहते हैं, तो वह है देखिए कोरोमंडल तट, ठीक है ना। अब देखिए, मैं सबसे सारे तटों को बता देता हूं एक बार में, आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से तट हैं भारत में, देखिए इसके बारे में बता देता हूं। पहले तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट का नाम है वह कोरोमंडल तट है। अब देखिए, कोंकण तट क्या है, एक है कोंकण तट। कोंकण तट ये कहां से कहां तक है, यह गुजरात से गोवा तक का जो तट है उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक है कन्नड़ तट, क्या है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट क्या है, यह गोवा से कहां है, गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक, गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक है, कर्नाटक के मंगलौर तक, ठीक है ना। तो कोंकण तक कहां से कहां तक है, कोंकण तट है गुजरात से गोवा तक, कन्नड़ तक गोवा से कर्नाटक की मंगलौर तक है। फिर आ जाता है मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट कहां तक स्थित है, इसके बारे में देखते हैं। मालाबार तट है मंगलौर से कन्याकुमारी तक, कहां तक है, मालाबार तट कहां से है, मंगलौर से कन्याकुमारी तक, मंगलौर से कन्याकुमारी तक क्या है, मालाबार तट है, ठीक है ना। फिर आ जाता है उत्तरी सरकार तट, इसके बारे में भी देख लेते हैं। उत्तरी सरकार तट कहां से कहां तक स्थित है, उत्तरी सरकार तट है महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के जो तट है, महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच का जो तट है, कृष्णा नदी के बीच का जो तट है, महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच का जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और उसके बाद आता है कोरोमंडल तट, क्या आता है, कोरोमंडल तट आता है। यह कहाँ स्थित है, यह कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में कौन सा तट है, वह है कोरोमंडल तट, ठीक है ना। तो अब देखिए, पहले इसको एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, कोंकण तट यह गुजरात से गोवा तक के बीच में जो तट स्थित है, समुद्री तट, उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कन्नड़ तट कहाँ स्थित है, यह भी पश्चिमी हिस्से में है, गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक के हिस्से को कन्नड़ तट कहते हैं। उसके बाद मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहलाता है। और उत्तरी सरकार तट महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच का जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच स्थित तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तट से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं सिर्फ इन्हीं 5 तटों से आते हैं, इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आता, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, तो आने वाली परीक्षाओं के लिए, सारी परीक्षाओं के लिए आपके एक प्रश्न की ये तैयारी कंप्लीट है, ठीक है ना। अब चलिए आज का 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न क्या है, देखिए जो 17वां प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहां तक है। क्या बताना है आपको कि भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है उसका विस्तार कहां तक है। तो देखिए इसका क्या ऑप्शन सही होगा, तट से 3 किलोमीटर की दूरी तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक और तट से 24 समुद्री मील तक। तो बताइए जो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है वो कहां तक है, वह है तट से 12 समुद्री मील तक, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है, भारत के प्रादेशिक जो जल क्षेत्र है उसका विस्तार कहां तक है, तट से 12 समुद्री मील तक भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। अब देखिए जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है इसका विभाजन कैसे किया गया है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए एक होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा, क्या ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा फिर से आज के बाद, ठीक है ना। एक होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा, क्या होती है, प्रादेशिक समुद्री सीमा, या कभी कभी इसे जो है क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं। क्या, क्षेत्रीय सागर, इस नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के क्षेत्रीय सागर की जो लंबाई है वो तट रेखा से कितनी दूरी तक है, ठीक है ना, या इसे क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा है या इसे क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं। और यह इसे जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेरिटोरियल सी,
ठीक है, इसे टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और यह जो है आधार रेखा का मतलब क्या होता है, जहां से समुद्र की शुरुआत होती है वह तट वाला हिस्सा आधार रेखा कहलाता है। तो आधार रेखा से ये प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर इसे कहते हैं, या टेरिटोरियल सी भी इसे कहते हैं। यह जो है आधार रेखा से क्या है, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील, कहां 12 समुद्री मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक, ठीक है ना, कहां समुद्र में। आधार रेखा मतलब तट से लेके 12 समुद्री मील तक समुद्र के अंदर इसकी दूरी होती है, ठीक है। तो जो प्रादेशिक सीमा है वो क्या है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील समुद्र के अंदर तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, ठीक है ना। अब दूसरा है, एक कहते हैं, दूसरा क्या है, अविच्छिन्न मंडल, उसे कहते हैं अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल, या इसे एक और नाम देते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे, इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं, या इसे एक और नाम देते हैं कॉन्टिजियस, ये कॉन्टिगस, ठीक है, कॉन्टिगस जोन के नाम से इसे जानते हैं, जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिगस जोन के नाम से इसे जानते हैं, ये आई है, इसके नाम से जानते हैं। यह जो संलग्न क्षेत्र है इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी कितनी है, आधार रेखा से, यह कितनी होती है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, कहां तक, यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक इसकी दूरी होती है। तो इस बात को याद रखिएगा, जो अविच्छिन्न मंडल है या संलग्न क्षेत्र जो है उसकी जो दूरी होती है वह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक इसकी दूरी होती है, यह भी याद रखिए मील तक होती है। अब देखिए आधार रेखा से जो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की जो दूरी होती है वह क्या होती है, आधार रेखा से 24 मील की दूरी जो होती है समुद्री मील की, वह क्या होती है, वह अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहलाती है, ठीक है ना। और ये जो संलग्न क्षेत्र है, यहाँ क्या होता है, यहाँ संलग्न क्षेत्र में भारत को साफ सफाई क्या है, साफ सफाई, साफ सफाई और सीमा शुल्क की वसूली, क्या है, साफ सफाई और सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार है, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार है, वसूली का अधिकार है, कहां तक, वसूली का अधिकार है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी तक, यहां से भारत को साफ सफाई सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, यानी वित्तीय अधिकार इसे प्राप्त है, वित्तीय अधिकार है, इसे वित्तीय अधिकार भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इसे प्राप्त है। अब अगला एक जो पोर्शन आता है वह तीसरा है, वह है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहलाता है, वह कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य, तीसरा क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। जो तीसरा हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव, इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से नाम से जानते हैं, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है ना। जो तीसरा हिस्सा है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की जो लंबाई है, समुद्र के अंदर जो दूरी है, तो आधार रेखा से अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है, यह होता है आधार रेखा से, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 मील समुद्री मील की दूरी तक होता है। और यहाँ क्या किया जा सकता है, यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान, यहाँ जो है भारत क्या कर सकता है, यहाँ भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, इतनी दूरी तक वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, और साथ ही नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है यहाँ तक, ठीक है, 200 समुद्री मील तक, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर सकता है, क्या कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी भारत कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा, कहां तक, 200 समुद्री मील तक, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। अब 200 समुद्री मील के बाद क्या है, 200 समुद्री मील, जब आधार रेखा से 200 समुद्री मील चले जाते हैं तो उसे कहते हैं उच्च सागर। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उच्च सागर, उच्च सागर। और इस पे पूरी दुनिया का अधिकार है, यानी सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। और यह कहां से है, यह है 200 समुद्री मील से, 200 समुद्री मील से अधिक, 200 समुद्री मील से ऊपर,
200 समुद्री मील से ऊपर का जो सागरीय क्षेत्र है वह है उच्च सागर, और उच्च सागर पे सबका अधिकार है, ठीक है, सबका अधिकार है। तो आपको इन 3 चीजों को याद रखना है। देखिए, प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर, इसे टेरिटोरियल सी कहते हैं, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी तक होता है। फिर दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, कॉन्टिगुअस जोन कहते हैं इसे, यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है, ठीक है, और यहाँ भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार है, यानी वित्तीय अधिकार प्राप्त है। और तीसरा जो क्षेत्र है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, और इसकी जो दूरी है वह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी है। इस दूरी तक भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो सागर का अगला हिस्सा आता है वह आता है उच्च सागर, और उच्च सागर में सबका अधिकार है, पूरी दुनिया का संयुक्त अधिकार है, और यह होता है आधार रेखा से 200 समुद्री मील से ऊपर। आधार रेखा का मतलब समुद्री तट, जहां से तट की शुरुआत, समुद्र की शुरुआत होती है। एक चीज और है जो समुद्री मील, तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.8 मील होता है, इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि एक समुद्री मील में कितना मील होता है, तो एक समुद्री मील में 1.8 मील होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आज का 18वां प्रश्न देख लेते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, आपको बताना है कि इसमें से कौन एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो देखिए, पणजी ऑप्शन ए है, बी है रामेश्वरम, सी है पोर्ट ब्लेयर, और ऑप्शन डी है मुंबई। तो बताइए कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वह है मुंबई। मुंबई जो है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, इस बात को याद रखिएगा। मुंबई क्या है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो मुंबई जो है एक द्वीप पर बसा, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पे। किस पे, सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई क्या है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई भारत का जो है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, और यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। और सालसेट द्वीप कहाँ है, अरब सागर से घिरा हुआ है। सालसेट द्वीप अरब सागर से घिरा द्वीप है, ठीक है ना। तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, और यह जो है भारत का सबसे बड़ा नगर है एक द्वीप पर निर्मित, ठीक है। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें मुंबई सही है, डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 19वां प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो बताइए कि भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के आधार पे। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, और ऑप्शन डी है चौथा। तो बताइए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो है राज्यों के क्रम में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के आधार पे। तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पे जो भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, वह है चौथा स्थान, ठीक है, चौथा स्थान है। तो देखिए पहले स्थान पे कौन है उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के आधार पे, तो सबसे बड़ा है राजस्थान। क्या है, राजस्थान है, पहले स्थान पे है। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का। क्षेत्रफल याद करेंगे तो डाटा बहुत हो जाएगा, फिर दिमाग हैंग करने लगेगा। तीसरा जो स्थान है वो किसका है, वो है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। और चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। चौथा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, आज का 20वां और आखिरी प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब किसके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है, आपको यह बताना है किसके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए ऑप्शन ए है महाराष्ट्र के साथ, ऑप्शन बी है बिहार के साथ, ऑप्शन सी है उड़ीसा के साथ, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश के साथ। तो बताइए छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं लगती है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं स्पर्श करती है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है, ठीक है ना। देखिए जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वह भारत के 7 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से, छत्तीसगढ़ की सीमा भारत के 7 राज्यों से मिलती है। वो 7 राज्य कौन है जिनसे छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है, ठीक है। तो किससे किससे मिलती है, जल्दी से इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहली मिलती है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से सीमा मिलती है। दूसरी मिलती है झारखंड से सीमा छत्तीसगढ़ की, झारखंड। दूसरी किससे मिलती है, झारखंड से भी छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। तीसरी किससे मिलती है, तीसरी मिलती है मध्य प्रदेश से इसकी सीमा मिलती है। चौथी मिलती है महाराष्ट्र से इसकी सीमा मिलती है, ठीक है। और 5वीं किसकी है, तेलंगाना से भी छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है, इस बात को याद रखिएगा, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। और 6वां है
आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। किससे? आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। और उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। किससे मिलती है? उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को विशेष रूप से मार्क कर लीजिएगा, इससे छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि किससे सीमा मिलती है, किससे नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो इसीलिए चूंकि इतने राज्यों से मिलती है, बिहार से नहीं मिलती, इसीलिए यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए ये देखिए 7 राज्य हैं जहां से छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है और बिहार से उसकी सीमा नहीं मिलती, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन को याद रखिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से और आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें सपोर्ट मिलता है, और इन दोनों लाइक और कमेंट में आपका न तो ज्यादा समय जाता है और न तो ज्यादा धन का अपव्यय होता है। ठीक है, तो आप हमें लाइक करें और कमेंट भी करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम पूरा सिलेबस आपको ऐसे ही इसी तरीके से पढ़ाएंगे, और जिस हिस्से को एक बार पढ़ा देंगे उसको आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।